Hello friends, welcome to Mashru channel, the only platform where you can receive the whole knowledge of financial planning. सो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है पीपीएफ, दैट इज़ पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इट्स अ सेविंग स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये बहुत ही सेफ स्कीम है जो कि फुल्ली एग्जेम्प्ट रहती है फ्रॉम इनकम टैक्स, और ये लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम होती है। इसके फीचर्स हैं, ये सेफ़ इन्वेस्टमेंट है क्योंकि एज इट मैंने बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम रहती है और गारंटीड रिटर्न्स रहते हैं और अट्रैक्टिव टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं इसमें। और ये लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम है और इसमें जो है कि इट कांट बी अटैच टू एनी क्लेम इन केस ऑफ डेट और लाइबिलिटी। तो जो भी मनी है वो आपका है। अब देखते हैं इनकम टैक्स बेनिफिट्स क्या हैं इसके। इफ़ेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 जो इनकम टैक्स बेनिफिट है वो डिपेंड रहेंगे कि आप ओल्ड टैक्स सिस्टम सेलेक्ट करते हैं या न्यू टैक्स सिस्टम। तो अभी इसमें क्या है, ओल्ड टैक्स सिस्टम में जैसे डिपॉजिट अमाउंट है अप टू 1.5 लाख रुपए तक आपका फाइनेंशियल ईयर क्वालिफाई करेगा फॉर टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो फाइनेंशियल ईयर 1.5 लाख तक आपका ये 80C में ये कर देता है क्वालिफाई। एंड इंटरेस्ट अर्न्स एंड विड्रॉल्स आर कम्प्लीटली टैक्स फ्री। इसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। अमाउंट जो मैच्योरिटी अमाउंट रहेगी वो भी टैक्स फ्री रहेगी और जो अमाउंट है पीपीएफ में वो भी फुल्ली एग्जम्प्ट रहेगा फ्रॉम वेल्थ टैक्स। न्यू टैक्स सिस्टम में जो है उसमें कोई इनकम टैक्स बेनिफिट नहीं है, उसको कोई 80C इनकम टैक्स में आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। एंड इंटरेस्ट अर्न जो भी मिलते हैं और जो विड्रॉल्स होते हैं वो भी टैक्स फ्री रहता है। ये सेम रहेगा इन न्यू टैक्स एंड ओल्ड टैक्स। अब बस ओल्ड टैक्स में हमें ये बेनिफिट है कि 1.5 लाख तक आपको फाइनेंशियल ईयर में ये क्वालिफाई करता है अंडर सेक्शन 80C। नाउ वी विल सी एलिजिबिलिटी, कौन ये खोल सकता है। इंडिविजुअल हु इज़ अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन ओपन अ पीपीएफ अकाउंट। ऑल्सो ही कैन ओपन अनदर पीपीएफ अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ उनके जो भी छोटे माइनर बच्चे हैं या अनसाउंड बच्चे हैं जो मेंटली ठीक नहीं हैं, उनके गार्जियन ये पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं अदर देन देयर जो उनका खुद का है। और जो माइनर है वो एक बार मेजर हो जाए, 18+ वो क्रॉस कर जाए, तब वो खुद से ऑपरेट कर सकता है ये अकाउंट। और जो इंडिविजुअल है वो ओनली 1 पीपीएफ अकाउंट हो सकता है अंडर हिज नेम, इधर वो पोस्ट ऑफिस में या बैंक में ओपन कर सकते हैं। इसमें जॉइंट अकाउंट अलाउड नहीं है। और जिन इंडिविजुअल्स के पास जनरल पब्लिक प्रोविडेंट फंड है या एम्प्लॉय ईपीएफ है वो लोग भी पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं। एनआरआईज इसके लिए एलिजिबल नहीं है, बट जैसे जो रेसिडेंट है जिनके पास ये पीपीएफ अकाउंट है और वो एनआरआई बन गए हैं, तो ये इनके पास 2 ऑप्शंस है वो कर सकते हैं। या तो वो कंटिन्यू करें ये टिल मैच्योरिटी ऑन ए नॉन रिपेट्रिएशन बेसिस, और इसमें कोई एक्सटेंशन अलाउड नहीं होगा आफ्टर मैच्योरिटी। और जो दूसरा ऑप्शन है कि वो प्री मैच्योरली भी क्रॉस कर सकते हैं सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। देन HUF में जो है इफ़ेक्टिव फ्रॉम 13 मई 2005 ये HUF मेंबर्स कांट ओपन अ न्यू पीपीएफ अकाउंट। जो 13 मई 2005 के पहले वाले हैं वो लोग कंटिन्यू कर सकते हैं टिल मैच्योरिटी तक। हाउएवर द अकाउंट कांट बी एक्सटेंडेड आफ्टर 13 मई 2005। कहाँ ये खोल सकते हैं हम, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांचेस में या उसके एसोसिएट्स में या पोस्ट ऑफिस में, हेड पोस्ट ऑफिस में हम खोल सकते हैं। कोई भी नेशनलाइज्ड बैंक्स में खोल सकते हैं या कुछ प्राइवेट बैंक्स हैं जहाँ पे ये ओपन होता है। डिपॉजिट अमाउंट जो है इसकी मिनिमम रहती है 500, मैक्सिमम डिपॉजिट जो है फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर में आप 1,05,000 तक 1,50,000 तक आप अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं। और डिपॉजिट अमाउंट जो है वो मल्टीपल्स होनी चाहिए ऑफ 50। और इसमें लम्प सम में या इंस्टॉलमेंट में इन अ फाइनेंशियल आप डिपॉजिट कर सकते हैं। और इसमें कोई लिमिट नहीं है नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट्स में इन अ मंथ और फाइनेंशियल ईयर, वो कभी भी हम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर कर सकते हैं।
और जो मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट है बोथ फॉर सेल्फ एंड इंडिविजुअल सेल्फ एंड माइनर अकाउंट के लिए वो दोनों टुगेदर हम ले सकते हैं, दोनों एक साथ हम भर सकते हैं। बेस्ट टाइम कब होता है डिपॉज़िट के लिए? अब जैसे हम जितना जल्दी भरेंगे उतना ज़्यादा रिटर्न्स हमें मिलेगा, तो इसलिए इसमें जैसे जैसे आप अगर आप मंथली ले रहे हैं, क्वार्टरली ले रहे हैं या हाफ ईयरली ले रहे हैं, तो हमेशा फर्स्ट मंथ की 1 to 5 डेट तक लेना अच्छा रहता है। जैसे अगर हम फाइनेंशियल ईयर से जा रहे हैं तो हमें 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक के बीच में अगर हम भरें तो बहुत अच्छा है। और अगर हम क्वार्टरली जा रहे हैं तो अप्रैल हो गया, देन जुलाई हो गया, अक्टूबर हो गया और जनवरी, जो भी क्वार्टर के फर्स्ट मंथ है उसके 1 to 5 तक आप भर सकते हैं। और अगर मंथली भी जा रहे हैं तो 1 to 5 ऑफ एवरी मंथ। और अगर फाइनेंशियल ईयर जैसे मैं बोला तो 1 अप्रैल to 5 अप्रैल तक कभी कर सकते हैं। और अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं हाफ ईयरली तो 1 to 5 ऑफ अप्रैल या 1 to 5 ऑफ अक्टूबर आप डिपॉज़िट करेंगे तो आपको ज़्यादा रिटर्न्स, मतलब ज़्यादा टाइम के रिटर्न्स मिलेंगे। इनएक्टिव अकाउंट्स अब हम देखते हैं इसमें कैसे ऑपरेट होता है। इफ़ पीपीएफ अकाउंट बिकम इनएक्टिव इफ़ यू डोंट डिपॉजिट दी मिनिमम अमाउंट ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर। आप अगर नहीं भरते हैं तो आपका वो अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है किसी भी मंथ में, अगर आप नहीं भर सकते हैं। पर आप वो रीएक्टिव करवा सकते हैं कभी भी कि उस अकाउंट का उस मंथ का पे करके पेनल्टी ऑफ ₹50 फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर ऑफ डिफ़ॉल्ट एंड द मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट ऑफ रुपीज़ जो है 500 फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर रहता है ऑफ डिफ़ॉल्ट। अगर आप रिएक्टिव नहीं करवाते तो आपका जो इनएक्टिव अकाउंट है वो इंटरेस्ट तो जितना आपने भरा है उसके ऊपर आपको मिलता ही रहेगा टिल मैच्योरिटी। और इनएक्टिव अकाउंट्स क्वालिफाई नहीं करेंगे फॉर लोन, आपको इसके ऊपर कोई को लोन नहीं मिलेगा। अगर ये इनएक्टिव अकाउंट हो जाता है तो आप इसमें दूसरा पीपीएफ अकाउंट भी नहीं खुलवा सकते जब तक आप इनएक्टिव अकाउंट को एक्टिव नहीं कर देते आफ्टर द मैच्योरिटी पीरियड, या फिर वो क्लोज़ नहीं कर देते टिल द अकाउंट ऑफ मैच्योरिटी पीरियड। अब इसमें इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट होता है एट द एंड ऑफ एवरी कैलेंडर मंथ। और मंथली इंटरेस्ट जो है ऑन द लोएस्ट बैलेंस ऑफ द अकाउंट बिटवीन द क्लोज ऑफ 5th डे एंड द एंड ऑफ द मंथ, जितना भी आपका लोएस्ट बैलेंस रहेगा उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा टिल द क्लोज ऑफ 5th डे ऑफ द एंड ऑफ द मंथ में। अब इंटरेस्ट रेट जो है करेंटली एनुअल इंटरेस्ट रेट जो इसका है पीपीएफ का वो है 7.10% से मिलता है। और ये फिक्स्ड नहीं रहता एनुअल रेट, ये डिटरमाइन होता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। और जो फ्रॉम 1 अप्रैल 2006 ऑनवर्ड्स जो इंटरेस्ट रेट है इस स्कीम के लिए वो गवर्नमेंट का से अनाउंस किया जाता है ऑन अ क्वार्टरली बेस। ये जो यूज़ होता है ईयरली बेसिस पे पहले यूज़ होता था, अभी क्वार्टरली बेसिस पे ये इस पे इंटरेस्ट रेट अनाउंस किया जाता है। नाउ कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी, पीपीएफ अकाउंट कंपाउंड्स एनुअली यहाँ पे कंपाउंड होता है और उस पर इंटरेस्ट मिलता है। और जो इंटरेस्ट अर्न किया है एवरी मंथ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, दैट इज़ ऑन 31 मार्च। अब जो इसमें लोन फैसिलिटी है इसमें आपको लोन फैसिलिटी 3rd ईयर से लेके 6th ईयर फाइनेंशियल ईयर तक अवेलेबल रहती है अकाउंट ओपनिंग के बाद। और एक्टिवेट अकाउंट को ही एलिजिबल रहता है फॉर लोन फैसिलिटी। एंड जो एलिजिबल लोन अमाउंट है वो 25% रहता है जितना भी आपके अकाउंट में बैलेंस एट द एंड ऑफ द 2nd फाइनेंशियल ईयर, जो कि इमीडिएटली 1 ईयर पहले जब आप लोन अप्लाई कर रहे हैं उस पर आपको एलिजिबल लोन अमाउंट मिलता है 25% जितना भी आपका अकाउंट बैलेंस है उस टाइम तक। जो लोन प्रिंसिपल रिपे करते हैं 3 ईयर्स में होना चाहिए फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ फॉलोइंग द मंथ इन विच द लोन इज सैंक्शन। समझिए जैसे आपने जैन में आपने लोन लिया है, जैन 2020 में लिया है, तो आप 21, 22, 23 के फेब में आपको फर्स्ट डेट तक आपको ये रिपे करना रहता है लोन।
और जो रिपेमेंट रहेगा प्रिंसिपल अमाउंट का, वो या तो आप लमसम में कर दे सकते हैं और इन अ मैक्सिमम ऑफ 36 मंथ्स इंस्टॉलमेंट, दैट इज़ या तो आप मंथली कर सकते हैं, हर मंथ एक करके आप भर सकते हैं, या फिर आप एक साथ भी लमसम में ये रिपे कर सकते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। और जैसे ही आपका प्रिंसिपल अमाउंट फुल्ली रिपेड हो जाता है, तो जो आपका लोन इंटरेस्ट है वो आपको रिपे करना रहता है विद इन 2 मंथली इंस्टॉलमेंट्स में। और जो इंटरेस्ट जो रेट है वो होगा 1% जो ऑफ द अबव ऑफ द एप्लीकेबल पीपीएफ इंटरेस्ट रेट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ फॉलोइंग द लोन सैंक्शन टू द लास्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। इसमें जो आपका समझिए, जैसे मैं बताया 7.10% है, उस पर मतलब आपको अराउंड 8% आपको इंटरेस्ट रेट रहेगा फर्स्ट डे से लेके और जो लोन आप सेंक्शन कर रहे हैं उसके लास्ट डे के मंथ ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट तक आपका 8% तक लोन इंटरेस्ट रेट रहेगा। इफ़ द इंटरेस्ट लोन इज़ पार्शियली पेड और नॉट पेड 3 ईयर्स में, तो जो आउटस्टैंडिंग लोन प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा वो चेंज हो जाएगा फ्रॉम 1% टू 6% पर एनम अबाउ द एप्लीकेबल पीपीएफ इंटरेस्ट रेट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ फॉलोइंग द लोन सैंक्शन टू द लास्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द लोन इज़ फाइनली रिपेड। जैसे मैंने बताया कि आपका जो इंटरेस्ट रेट रहता है वो पीपीएफ का जो रेट है उस पर 1% से दिया जा रहा था, पर अगर आप नहीं पे कर पाते 3 ईयर्स में तो आपको वो ही 1% 6% हो जाएगा ऑफ पीपीएफ परसेंट के ऊपर, स्टार्टिंग फ्रॉम दी 1 मंथ जो आप ले रहे हैं और लास्ट मंथ जब तक आप रिपे कर रहे हैं। आपको दूसरा लोन नहीं मिलेगा जब तक आप पूरा नहीं कर देते आपका रिपे अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, और आप बस 1 लोन के लिए ही एलिजिबल रहते हैं इन अ फाइनेंशियल ईयर। आप पे भी कर रहे हैं तो भी आप फाइनेंशियल ईयर में दूसरा लोन नहीं ले सकते। तो अब हम देखते हैं विड्रॉल के बारे में। पार्शियल विड्रॉल इज़ अलाउड फ्रॉम दी 7th फाइनेंशियल ऑफ ओपनिंग आउट। आपका 6 ईयर तक लॉक इन रहता है, 7वें ईयर से आप विड्रॉल स्टार्ट कर सकते हैं। बस only 1 withdrawal is allowed per financial year and you are eligible for withdrawal if your account is active। अगर इनएक्टिव है तो आप विड्रॉ नहीं कर सकते। विड्रॉल लिमिट जो होती है वो 50% होती है ऑफ द अकाउंट बैलेंस स्टैंडिंग एट द एंड ऑफ 4th फाइनेंशियल ईयर, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ऑफ विड्रॉल और एट द एंड ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल जो भी लोअर है। अगर आपने कोई लोन अवेल किया है तो जो अनपेड लोन अमाउंट है वो डिडक्ट हो जाएगा फ्रॉम दी विड्रॉल अमाउंट। जो जैसे कि आपने कोई लोन ले रखा है इस पीपीएफ अकाउंट पे, तो जितना आपने उसका अभी तक नहीं भरा है तो उतना डिडक्ट होके आप विड्रॉ कर सकते हैं। जो भी अमाउंट विड्रॉ किया है वो रिपेबल नहीं होता। अब इसमें देखते हैं मैच्योरिटी पीरियड क्या है। मैच्योरिटी पीरियड नॉर्मली होती है 15 फुल फाइनेंशियल ईयर्स, और जो यू कैन विड्रॉ द एंटायर बैलेंस, कभी भी आप अपना पूरा का पूरा बैलेंस आफ्टर 15 फाइनेंशियल ईयर्स के बाद आप विड्रॉ कर सकते हैं फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द अकाउंट वॉज ओपन। और पीपीएफ अकाउंट एक्सटेंड कर सकते हैं इवन आफ्टर मैच्योरिटी पीरियड। अगर आपको लगता है 15 ईयर्स के बाद भी हमें ये अकाउंट ओपन रखना है तो आप उसे एक्सटेंड कर सकते हैं। और जो एक्सटेंशन है वो डिपॉज़िट के साथ या विदाउट डिपॉज़िट भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है 15 ईयर्स के बाद आपको कंटिन्यू रखना है, आपका पेमेंट आपको उसमें डिपॉज़िट करना है अमाउंट, तो कर सकते हैं, या नहीं भी करना है तो भी आपको उसको इस पर इंटरेस्ट मिलता जाएगा जितना आपके पास पहले अमाउंट था उस पर। अगर आपको एक्सटेंड करना है तो आप कर सकते हैं बिफोर 1 ईयर फ्रॉम द मैच्योरिटी। समझिए आपका 15 ईयर्स कंप्लीट हो रहा है एट लाइक मई 2022, तो आपको अप्रैल में आपको बताना होगा कि मुझे ये एक्सटेंड करना है 1 महीना पहले। नाउ एक्सटेंशन विदाउट डिपॉजिट्स। सो एक्सटेंशन विदाउट डिपॉजिट्स में अकाउंट होल्डर जो होता है कंटिन्यू कर सकता है टू विड्रॉ एवरी फाइनेंशियल ईयर। जो 1 विड्रॉल है वो
एक ही विड्रॉल अलाउड है पर फाइनेंशियल ईयर और कोई लिमिट नहीं रहती है विड्रॉल करने की, कोई अमाउंट लिमिट नहीं रहती। और जो अमाउंट रिमेनिंग इन द अकाउंट विल कंटिन्यू टू अर्न इंटरेस्ट, जो भी पीएफ रेट है, तो जब तक वो फुल्ली विड्रॉ नहीं हो जाता है। हमने जो भी हम चाहते हैं कि 15 ईयर्स के बाद हम इसे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो हम उसको अकाउंट में ही छोड़ सकते हैं और उस पर इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। और जितना जितना चाहिए आप विड्रॉ कर सकते हैं, उतना विड्रॉन अमाउंट को छोड़ के जितना बचा है बैलेंस उस पर आपको इंटरेस्ट रेट के हिसाब से इंटरेस्ट अर्न होगा। और वंस आप चूज़ कर लेते हैं टू एक्सटेंड विदाउट डिपॉजिट्स, तो आप वो चेंज नहीं कर सकते फॉर विद डिपॉजिट्स। अब एक्सटेंशन विद डिपॉजिट्स में द एक्सटेंशन पीरियड कैन बी फॉर अ ब्लॉक ऑफ 5 फाइनेंशियल ईयर्स और देयर इज़ नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ ब्लॉक्स। और जो डिपॉजिट लिमिट है ड्यूरिंग द एक्सटेंशन आर सेम एज दैट ऑफ द पीपीएफ अकाउंट। During the extended period, one withdrawal is allowed per financial year. The total withdrawal limit during the extended 5-year block should not exceed 60% of the account balance at the start of the extension period. जो total withdrawal limit है extended period में वो 5-year block का होना चाहिए और फिर 60% जो account balance है at the beginning of the extension period होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, शुड नॉट एक्सीड 60%। सो प्री मैच्योर क्लोजर में यू कैन क्लोज पीएफ अकाउंट बिफोर मैच्योरिटी, बट इसमें कुछ रीजंस आपको जेन्युइन सिचुएशंस बताने पड़ते हैं। जैसे आपको बताना पड़ेगा कि आपका मेडिकल ट्रीटमेंट है और जो डिसीज़ है आपको ज़रूरत है आपके स्पाउस को, डिपेंडेंट चिल्ड्रंस को या पेरेंट्स को, आपको इसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे फॉर ट्रीटिंग मेडिकल अथॉरिटी। और फिर आपको बताना पड़ेगा कि यह जो डिपेंडेंट चिल्ड्रन है उनकी हायर एजुकेशन के लिए हमें ये पैसे चाहिए हैं, तो आप प्री मैच्योर क्लोजर कर सकते हैं। या जो भी आपको उसके डॉक्यूमेंट्स पहले बताने पड़ेंगे, फ़ीस बिल्स बताना पड़ेगा ऑफ एडमिशन के जो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है फॉर एजुकेशन इन इंडिया या अब्रॉड में। और या फिर आपका रेसिडेंसी स्टेटस चेंज हो रहा है कि आप किसी और कंट्री के रेसिडेंट बन रहे हैं, तो आपको उसके पासपोर्ट या वीज़ा या इनकम टैक्स रिटर्न के आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। और प्री मैच्योर क्लोजर तभी आपको 7th फाइनेंशियल ईयर से जब आपने ओपन किया है अकाउंट तब से आप प्री मैच्योर क्लोजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो है पेनल्टी रहती है, जैसे अगर आप अकाउंट बंद करते हैं प्री मैच्योरली तो जो इंटरेस्ट है वो एट द 1% लेसर देन द इंटरेस्ट जो भी रेट एप्लीकेबल है जो स्कीम का, तभी आप टाइम टू टाइम जो भी जब से आपने स्टार्ट किया है तब से आपको इस पे जैसे 7.5% था आपका, तो आपको 8.5 था जैसे या 7.5 था तो आपको 6.5% से आपको इससे इंटरेस्ट मिलेगा। नॉमिनेशन फैसिलिटी इसमें अवेलेबल रहती है और जो अकाउंट होल्डर है वो नॉमिनेट कर सकता है 1 या ज़्यादा पर्सन को, जो अमाउंट स्टैंडिंग है जो भी उसके क्रेडिट में इन द इवेंट ऑफ हिज डेथ, तो अब वो 1 या उससे ज़्यादा लोगों को नॉमिनेट कर सकता है। नॉमिनेशन कैन बी मेड ऑन द अकाउंट ओपन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर। जो भी अकाउंट अगर बिहाफ ऑफ माइनर कर रखे उस पर आप नहीं कर सकते नॉमिनेशन। दी अकाउंट होल्डर कांट नॉमिनेट अ ट्रस्ट एज इज नॉमिनी, आप वो किसी ट्रस्ट को नहीं नॉमिनेट कर सकता। अ नॉमिनेशन मेड बाय द अकाउंट होल्डर कैन बी कैंसल्ड और चेंज बाय अ फ्रेश नॉमिनेशन, वो चेंज कर सकते हैं कभी भी। और इफ़ द नॉमिनी इज़ माइनर then the account holder can appoint any person to receive the amount in event of his death during the minority of the nominee. If the nomination is not in force at the time of death of the account holder, then the amount standing to his credit can be paid to the legal heirs of the deceased. अब अकाउंट ट्रांसफ़र जो है पीपीएफ अकाउंट जो है ट्रांसफ़र हो सकता है एक बैंक से दूसरे बैंक में, और एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में, और 1 बैंक टू अनदर पोस्ट ऑफिस या फिर पोस्ट ऑफिस से बैंक में। बट जो पीपीएफ है कांट बी ट्रांसफ़र फ्रॉम 1 पर्सन टू अनदर पर्सन। सो फ्रेंड्स ये है अबाउट पीपीएफ। ये काफ़ी लंबा था, तो आपको जो भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड फॉर नेक्स्ट टॉपिक्स प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।